अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काइंडली वीडियो देखने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को आगे भी अगर अपने दोस्त अहबाब हैं सबसे शेयर कर लें। तो लास्ट टाइम हमने एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया देखा था और उसमें जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने प्रोटोनेफ्रिडियम जो है वो उसको जो हमने स्टडी किया था। ये प्रोटोनेफ्रिडियम ये एक ओल्ड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम था जिसके अंदर हमने काफ़ी फेमस फ्लेम सेल्स के बारे में भी जो है पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है हमने स्टार्ट लेना एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम मेटानेफ्रिडियम बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सब अमूमन सबको पता ही है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, यानी उसके सेगमेंट जो है, हर जो सेगमेंट है उसके अंदर ये दो या इसका पेयर जिसको आप कहते हैं, ये पूरा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये कर्सर मैं इसके इर्द गिर्द जो है वो घुमा रहा हूँ, ये सारा सिस्टम जो है ये मेटानेफ्रीडियम या मेटानेफ्रीडिया इसको बोलेंगे। तो अर्थवॉर्म के एक सेगमेंट के अंदर आपको ये दो सिस्टम मिलेंगे पूरे, यानी इसके पेयर मिलेंगे। अब ये फंक्शन कैसे करता है आपको याद होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय डेफिनेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्सक्रीशन क्या है, कि जब बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नॉर्मली अगर आप इसकी डेफिनेशन लें तो कोई भी चीज़ आप एक्सक्रीट कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गन कोई भी चीज़ जो एक्सक्रीट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इन बायोलॉजी जो एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस waste product, ठीक है, which are formed during process of metabolism, यानी आपके मेटाबॉलिज्म या आपके मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स जब बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये मेटानेफ्रीडियम है। अब ये एक पूरा मेटानेफ्रीडिया है। अब इसके हम थोड़े से कंपोनेंट देख लेते हैं। हर सेगमेंट के अंदर एक इसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम नेफ्रोस्टोम भी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको ये नेफ्रोस्टोम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। नेफ्रोस्टोम या नेफ्रीडियस्टोम बोलते हैं। मैं भी आपको इसकी फिगर जो है एक और दूसरी डायग्राम भी शो करता हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। तो ये नेफ्रीडियस्टोम जो है यहाँ पर अंदर हर सेगमेंट के अंदर ये मौजूद होता है। और ये इमर्स किसके अंदर होता है, या किसके अंदर ये डूबा हुआ, जिसको आप कहते हैं ना इमर्स। यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड होता है। आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा था इंटरनल बॉडी कैविटी सिलोमेट्स, यानी जो सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिलोम होती है। तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा इसके इर्द गिर्द फ्लूइड होता है, तो ये सिलोमिक फ्लूइड कहलाएगा। तो यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड क्या करता है कि नेफ्रोस्टोम के अंदर से होता हुआ ये आगे जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। ये आपको कुछ ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। अब इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, या कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है। अब यहाँ पर कैपिलरीज के नेटवर्क ने क्या करना है कि इन्होंने इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं जो इस फ्लूइड के अंदर थे, जिसमें पानी भी होगा, कुछ सॉल्ट्स वगैरह होंगे, कुछ मिनरल्स वगैरह होंगे, उनको क्या करना है इसने एब्जॉर्ब कर देना है। ठीक है, क्या है कि ये सिलोमिक फ्लूइड यहाँ से नेफ्रोस्टोम से होता हुआ जाएगा कहाँ पर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं फोल्ड हुए, दीज आर ऑल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये फ्लूइड जाएगा। तो इनके ऊपर क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है। आपको पता है ना कैपिलरीज, मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिलरीज क्या है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसके ऊपर इनका नेटवर्क होता है। अब यहाँ पर क्या है कि कैपिलरीज क्या करेंगे, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम द ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या होता है, जैसे अब एक पाइप है, पाइप के इनसाइड आप देखो तो वो क्या है, उसकी ल्यूमेन कहलाती है। इसी तरह ये भी जो है, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जा रही है, इसके भी अंदर जो इसकी इनसाइड है ट्यूब, किसका हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो लीमन के अंदर जो भी साल्ट, जो भी वाटर, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होंगे, इसकी जो एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, किसकी, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसकी एपिथेलियल लेयर जो है उससे जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाएंगे, इनटू द
कैपिलरीज, और कैपिलरी से आगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो क्या गया, एज द फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, एपिथेलियम क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी साल्ट्स वगैरह को ल्यूमन से, और कहाँ भेज देगी, इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जिसमें नाइट्रोजनस, जाहिर है जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है, तो वो इसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता हुआ, ये जिसको आप ब्लेडर कह रहे हैं, ब्लेडर के अंदर आ जाएगा, और ब्लेडर से होता हुआ जब ये फिल आउट होगा तो ये नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, जो कि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होंगे। इसका एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि नेफ्रिडियोस्टोम जो है इसकी ओपनिंग है मेटानेफ्रिडियम की, और इसके इर्द गिर्द क्या है, सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। मैं अब आपको जो है ना क्लास स्टूडेंट्स दूसरी जो पिक्चर्स है उसके ऊपर शो करवाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी उसी तरह ही जो है ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इंटरनल ओपनिंग है, ये इंटरनल ओपनिंग है, यानी ये नेफ्रोस्टोम है। यहाँ से फ्लूइड मूव करता है, ये सारी जो है ये इसकी सिलोम है, इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड है। तो यहाँ से ये फ्लूइड मूव करेगा और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जैसे जैसे ये फ्लूइड मूव करेगा, इसके ऊपर ये कैपिलरीज हैं, तो ये जो ट्यूब्यूल के अंदर ल्यूमेन है, मैंने आपको बताया था कि ल्यूमेन क्या है, इनसाइड जो ट्यूब्यूल के एक पाइप है, उसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो उसकी ल्यूमेन होती है। तो इसकी ल्यूमेन के जो एपिथेलियल लेयर्स हैं सेल्स की, वो फ्लूइड में से इंपॉर्टेंट साल्ट, मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगी, और वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पर आ जाएगा, इनटू द कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, ये इन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को क्या है, बैक इनटू द ब्लड ले जाएगा। अब जो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो वेस्ट प्रोडक्ट होंगी, और मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो यहाँ से चली जाएंगी इनटू द ब्लैडर, और ब्लैडर से जो है ये एक्सटर्नल जो है वो उसमें बाहर आ जाएंगी, कहाँ पर, एक्सटर्नल ओपनिंग यानी नेफ्रिडियोपोर के थ्रू जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी जाएंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हो गया एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अब यहाँ पर हमने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच शुरू करना है। तो ट्रेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड खासकर जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले तो बता दो ट्रेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ट्रेस्ट्रियल कहते हैं लैंड इन्वायरमेंट को। तो जितने आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में आपने जो है वो फर्स्ट बुक में जो है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो जितने ट्रेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, खासकर जो इनमें इंसेक्ट्स आते हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये बड़ी हाईली डेवलप हुई होती है, और ये स्पेशलाइज हुई होती है टू एब्जॉर्ब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। एंड नाउ व्हाट इज हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ के क्या चीज़ है, क्या है कि इनके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह, ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके अंदर आपको पता है कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई आर्टरी, कोई वेन इस तरह से नहीं होती, और डायरेक्टली जो इनका ब्लड है वो बात कर रहा होता है ब्लड बॉडी के सेल्स को। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर, इसको हम ब्लड नहीं बोलेंगे, बल्कि जो इनके अंदर फ्लूइड होता है, क्लियर वाइट किस्म का जो है फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हीमोलिम्फ। अब क्या है कि जो ट्रेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट किससे कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द हीमोलिम्फ। आई हैव हाईलाइटेड द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि चूंकि इनके अंदर ब्लड नहीं होता, इसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। और ये हीमोलिम्फ क्या चीज़ें हैं जो हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब करती हैं, बेसिकली साइनसेस हैं, कुछ वेसल्स हैं, ठीक है, थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो इसमें आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स।
तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल बेसिकली क्या करती हैं, ये जो हेमोलिम्फ होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे आपकी उंगलियां हैं ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जो क्या करते हैं कि हेमोलिम्फ जो जिसका आप इनको ब्लड कह सकते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, हेमोलिम्फ के अंदर से क्या करती हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर मैं आपको इनकी जो है वो डायग्राम दिखा दूं तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देख लें आप, ये आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी आर्थ्रोपोड वगैरह या अर्थवॉर्म वगैरह को सॉरी आर्थ्रोपोड जिसमें कॉकरोच वगैरह है या फिर ग्रासहॉपर्स वगैरह या किसी और इंसेक्ट को अगर डाइसेक्ट करेंगे तो आपको ये नज़र भी आ सकती हैं। तो ये टाइनिंग जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करती हैं कि यहाँ पर इर्द गिर्द जो है ये हीमोलिम्फ फ्लूइड है जिसको आप उनका ब्लड भी बोल सकते हैं। वैसे बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इट इज़ नॉट ब्लड, इट इज़ हीमोलिम्फ, इट इज़ अ क्लियर वाइट फ्लूइड। अब यहाँ से क्या करता है कि हीमोलिम्फ जो है इसकी जो ल्यूमेन है इसके अंदर से होता हुआ कहाँ पर जाता है, इनटू द हाइंड गट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके तीन मेन हिस्से हैं। इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्री मेन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज विच आई highlighted here is this is the foregut. The mid one is the midgut, and the third one is the hindgut, which is present at far away. यानी जो hind है सबसे आखिर पे जो पाया जाता है hindgut होता है। तो सबसे पहले क्या है, फोरगट जिसमें इसका माउथ वगैरह होता है, मैंडिबल्स वगैरह इसके माउथ वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं, मिड गट एंड हाइंड गट। तो ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये अटैच्ड होती हैं किसके साथ, मिड गट, यानी इनके जो मिड वाला हिस्सा है डाइजेस्टिव ट्रैक का। तो ये क्या करती हैं कि आसपास बॉडी से जो है हेमोलिम्फ है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर लेती हैं और वो पोर कर देती हैं इनटू मिड गट स्टमक। तो बेसिकली ये ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एनिमल किंगडम में जो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच हैं। अब याद रखना डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स अलग होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स अलग होती हैं। आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आपका स्टमक वगैरह इंटेस्टाइन माउथ वगैरह आ जाता है अप टू द इनस, जबकि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पता ही है इसके अंदर आपके किडनीज वगैरह, आपके यूरेटर, किडनीज, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा वगैरह आ जाती हैं। तो दोनों का किसी पूरे एंटायर एनिमल किंगडम में कहीं भी दोनों आपस में जो है वो अटैच नहीं होती, लेकिन वाहिद ये आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच्ड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखें इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके तो तीन हिस्से मैंने आपको बता दिए हैं, वन इज फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। दिस इज द पार्ट ऑफ द digestive system, whereas the Malpighian tubules, they are the part of their excretory system. They don't have kidneys, they don't have ureters, they don't have bladder. इनके अंदर कोई ब्लैडर, कोई यूरेटर, कोई किडनी वगैरह कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, these Malpighian tubules. तो these Malpighian tubules are basically their excretory system. तो ये क्या करते हैं कि बॉडी से जो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट है, खासकर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको लेके पोर कर देती हैं किसके अंदर, मिड गट के अंदर। और मिड गट से जो है ये फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आगे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, रेक्टम के अंदर। और रेक्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इनकी भी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो फ्लूइड वगैरह मल्पीजियन ट्यूब्यूल से होता है मिड गट में आता है, और मिड गट से वो पहुंचता है कहाँ पर, हाइंड गट में, रेक्टम में। तो रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम रीअब्जॉर्ब कर लेती है किसको, सॉल्ट्स को, वाटर को, और इस तरह जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो पीछे क्या है, सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में होते हैं, वो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स की जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो किस फॉर्म में होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो इंसेक्ट्स की जो फेसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है वो, बल्कि जो इनकी फेसेस के साथ जो है इनका
जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फिशेस वगैरह में डायरेक्टली जो है वो अमोनिया जो है सिक्रीट होता है, इसलिए और इसके साथ साथ जो मैंने बताया था कि ह्यूमंस वगैरह के अंदर इसमें यूरिया सिक्रीट होता है, जबकि इंसेक्ट्स बर्ड्स वगैरह के अंदर क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और ये रेक्टम से जो है वो फिर थ्रू एनस जो है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होती हैं जो कि अलोंग विद द फीसिस, फीसिस क्या होते हैं इनके जो इनका जो वेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है, यानी वो फीसिस के साथ ही ये बाहर आ जाता है। आप इन द केस ऑफ ह्यूमन देख लें, ह्यूमन का जो फीसिस है उसका निकालने का सिस्टम अलग है, ठीक है। और इसी तरह जो यूरिन है उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अलग है, दोनों आपस में अटैच नहीं है। जबकि एंटायर एनिमल किंगडम में आपको इंसेक्ट्स वाइज मिलेंगे जिनके अंदर यूरिनरी सिस्टम is attached with the digestive system. So that is the excretory system of cockroach, which is a representative animal of insects, या insects का जो है वो representative animal है। अब वर्टिब्रेट्स की तरफ आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में आपको पता है कि किडनीज जो हैं वो इनके अंदर खासे नुमायाँ होते हैं, और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, और जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की वो नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आप एक किडनी को लेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, तो आपको उसके अंदर लाखों जो है वो नेफ्रॉन्स नजर आएंगे। आगे हम नेफ्रॉन का चल के पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या सिस्टम है। बेसिकली ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये एक नेफ्रॉन है जो कि किडनी के अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन करती है, और जब लाखों करोड़ों जो है आपस में मिलके फिल्ट्रेशन करती हैं तो उससे क्या है, यूरिन जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और वो जो है वो आगे जो है वो यूरेटर के थ्रू जो है वो चला जाता है कि इसके अंदर ब्लैडर के अंदर। ये बहरहाल अभी हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की तरफ चलते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो नॉर्मल मैकेनिज्म में जो है ये इसके मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, ये वेस्ट वगैरह जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसमें क्या क्या है, जिसमें यूरिया आ जाता है, ठीक है। ये यूरिया कैसे पैदा होता है? फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आप कैसे लेते हैं? आप प्रोटीन की शक्ल में लेते हैं। कुछ अमाइनो एसिड जो है वो आपकी बॉडी खुद बनाती है, कुछ जो है वो आपके जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो अमाइनो एसिड कब लेंगे आप? जब आप प्रोटीन खाएंगे तो आप अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो जब अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होगी तो इससे जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको आप यूरिया बोलेंगे। फिर क्रेटिनिन, ये क्रेटिनिन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम मसल क्रेटिन। मसल के अंदर जब क्रेटिन ब्रेक डाउन होती है तो उससे जो बाय प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिस इज कॉल्ड एज क्रेटिनिन। और ये क्रेटाइन ही होती है जो काफ़ी बॉडी बिल्डर भी इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीजिंग द स्टेमिना, यानी अपना स्टेमिना जो है बढ़ाने के लिए क्रेटिन फॉस्फेट का जो है वो कह लें कि सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। इससे मसल को जो है एडिशनल जो है वो एटीपी भी मिलती है, जिससे मसल के जो है स्ट्रेंथ और उसकी एंडोरेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। इसके बाद हमारे पास जो है यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में जो है वो स्क्रीट होता है। कैसे पैदा होता है? फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड, इफ यू रिमाइंड दैट न्यूक्लिक एसिड आर आरएनए, डीएनए एक्सेट्रा। तो आरएनए, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से क्या पैदा होता है? वेस्ट प्रोडक्ट विच इज यूरिक एसिड। फिर एक और जो है वेस्ट प्रोडक्ट है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है ये पैदा होता है फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होती है, हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है आपको पता है? दिस इज अ प्रोटीन। और ये पाई किस में जाती है? ये आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। और ये आरबीसीज से क्यों बिलीरुबिन निकलता है? क्योंकि आरबीसीज आपको पता है कि हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लिवर के अंदर उनकी ब्रेक डाउन होती है एवरी आफ्टर एवरी 120 डेज। 120 दिनों के बाद खून का एक बैच है वो ब्रेक डाउन होता है लिवर के अंदर,
और उससे क्या होता है, बिलीरुबिन जो है पैदा होती है, जो आगे लिवर जो है वो सिक्रीट करता है, बाइल की फॉर्म में आगे बाइल के अंदर सिक्रीट करता है। और इसके साथ साथ कुछ मेटाबोलाइट्स हैं जो कि हार्मोन से भी निकलते हैं। और इसके साथ साथ कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, इसके अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं या जहर वगैरह। ये वो टॉक्सिन्स होते हैं जो हम खुराक के साथ जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता। हमने जो पौधा खाया है, हमने जो जो सब्जी खाई है, उसके ऊपर कोई स्प्रे हुआ है, हमने कोई जो खुराक बाहर से लेके खाई है, हमने कोला या कोई ड्रिंक पिया है, हमने पेप्सी पी है, स्प्राइट पी है, इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, ऐसे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं, सॉरी टॉक्सिन्स हैं, जो हमारी बॉडी जो है उसको कह लें कि उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो इसको भी जो है हमारा लिवर ब्रेक डाउन करता है। और कुछ टॉक्सिन सच एज पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड यानी पेस्ट वगैरह को किल करने की, जो खेतों वगैरह के ऊपर जो है ये कीड़े वगैरह को मारने के लिए जो है पेस्ट कंट्रोल जो अद्वियात हैं या मेडिसिन वगैरह जो हैं, ये पेस्टिसाइड्स आप उनको कह सकते हैं वो। इसके साथ साथ ये भी हमारे खुराक के साथ, हम गंदम का आटा खाते हैं, गंदम के ऊपर जो है कभी कभार स्प्रे हुई होती है, वो भी सारी अंदर जा रही होती है। ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एनवायरनमेंट में बड़े परसिस्टेंस होते हैं, परसिस्टेंट जो है ये चीज़ें होती हैं, बड़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो है ये परसिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। और उसके साथ साथ ड्रग्स हैं, हम बहुत सारे जो है ड्रग्स लेते हैं, ख़ासकर जो जब आप बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक्स है, कुछ दूसरे ड्रग्स हैं, तो इनका मेटाबॉलिज्म भी, ये भी लिवर ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ साथ फूड एडिटिव्स, फूड के अंदर जो आप एडिटिव्स डालते हैं, बहुत सारे फूड हैं आप बाहर से लेके जो है वो किचन में इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जैसे आप केचप ले आते हैं, जैम्स ले आते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर भी करते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होते क्योंकि इनके अंदर एडिटिव्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इनको ख़राब नहीं होने देते। और ये केमिकल जो हैं ये हमारे लिए एज अ टॉक्सिक एजेंट होते हैं बॉडी के लिए, तो इससे जो है सीरियसली हमारी बॉडी को नुकसान दे पहुंच सकता है। इसलिए जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसको जो है वो बॉडी से, खासकर इसमें हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जितने टॉक्सिन्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करना, दिस इज द सोल प्रोजेक्ट विच इज डन बाय आवर लिवर। ये जो हमारा लिवर है ये इसको जो है परफॉर्म करता है, द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ वी विल सी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले तो लिवर एंड किडनी जो है ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, यानी लिवर भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सक्रीट आउट करता है, और किडनी तो आपको पता ही है कि मेजर जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को जो है एक्सक्रीट करते हैं। तो लिवर एंड किडनीज आर प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो लिवर क्या है? लिवर एक सेंट्रल पोजीशन रखता है हमारे मेटाबॉलिज्म में। आप समझ लें कि हजारों मेटाबॉलिक जो है प्रोसेसेस, या हजारों जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। समझ लो कि इसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे जो है केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। बेसिकली ये बॉडी का मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहलाता है। इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो लिवर का जो रोल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है होमियोस्टेसिस में, और ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। लिवर क्या करता है? लिवर सपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी रोल है इसका। कैसे रोल है? बाय किडनी के साथ ये मिल के क्या करता है, किडनी के साथ मिल के, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद लिवर, इन कोलैबोरेशन विद किडनी, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी chemical poisons and produce ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड। किससे बनाते हैं? फ्रॉम नाइट्रोजनस नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। तो लिवर बेसिकली क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है बहुत सारे केमिकल्स की। और क्या करता है लिवर? ये जो आपने अभी पहले पढ़ा था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन के अंदर भी पैदा होते हैं, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो ये कौन बनाता है? ये लिवर ही पैदा करता है। तो जब ये लिवर पैदा तो कर देता है, तो ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो ये ब्लड के अंदर जब जाते हैं तो इनको फिर कौन रिमूव करता है बॉडी से? ये आपके किडनीज करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि लिवर इन कोलैबोरेशन, इन एसोसिएशन विद किडनीज, दे आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। इसके अलावा
लिवर हो गया, किडनीज हो गए, इसके साथ अलावा कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है हम उनको जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा जो चीज़ें बॉडी के अंदर ऑर्गन जो एक्सक्रीट करेंगे उनको हम पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन नहीं है। रिमूवल ऑफ साल्ट्स विद वाटर। अब सॉल्ट एंड वाटर जब जब नाम आता है तो आपको पता ही है कि ये जो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है, बाय स्वेट ग्लैंड्स। जो आपकी बॉडी या स्किन के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड भी क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं वाटर और सॉल्ट को। इसी तरह सीबम प्रोडक्शन होती है बाय सेबेशियस ग्लैंड। क्या है सीबम प्रोडक्शन बाय sebaceous gland? What is sebum and what is sebaceous gland? सीबम आप अगर अक्सर अपनी माउथ या फेस की स्किन को टच करें तो उसके ऊपर ऑयली से आपको फील होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत जो है हमारी स्किन बहुत ऑयली होती है या हमें ऑयल फील होता है। दैट पर्टिकुलर ऑयल और ग्रीजी सेक्रेशन इज कॉल्ड एज सीबम। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय sebaceous gland। ये ग्लैंड्स भी आपकी स्किन के अंदर होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ये भी आपकी स्किन के अंदर होते हैं, जबकि सेबेशियस ग्लैंड है विच प्रोड्यूसेस सीबम, तो ये भी आपकी स्किन के अंदर होते हैं। अब दोनों का फंक्शन क्या है? अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये तो वाटर और सॉल्ट को सक्रीट करते हैं, तो ये तो कह लें कि थर्मो रेगुलेशन में जो है ये अपना काम कर रहे होते हैं। आपको पता है आपको पसीना क्यों आता है? वाई यू स्वेट? टू कूल डाउन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी बहुत ओवर हीट होना शुरू होती है, उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है, तो आपका क्या है कि आपका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है और सबसे पहले क्या करता है कि वो आपको पसीना आना शुरू होता है, वो पानी को बाहर निकालना शुरू करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब पानी के वाटर वेपर बनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो इसी तरह जब पानी बॉडी के ऊपर जो है वो पैदा होता है या निकलना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, तो क्या है कि वो जब इवेपोरेट होना शुरू होता है तो इससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। आपने देखा होगा आपको जितना ज़्यादा जो है वो पसीना आया हो और आप उतनी तेज़ी से पंखे के नीचे बैठे या बाइक के ऊपर तेज़ी से जो है वो ट्रैवल करें तो आपको ठंड फील होना शुरू हो जाती है। वो ठंड क्यों फील हो रही होती है? जितनी तेज़ी से आपका जो वाटर है बॉडी के ऊपर, पसीना जो है वो स्वेट जो है वो वेपोरेट हो रहा होता है, उतनी तेज़ी से ही कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो रहा होता है। अब इसके पीछे जो है वो क्या केमिस्ट्री है, ये आपको केमिस्ट्री की क्लास में पता चल जाएगा कि हो evaporation produces cooling effect। दूसरी तरफ चलते हैं सेबेशियस ग्लैंड की तरफ। तो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो आपकी स्किन के अंदर जो सीबम को जो है वो पैदा करते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द सीबम। अब व्हाट इज सीबम? सीबम इज अ ग्रीसी और ऑयली सिक्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, आउटसाइड द स्किन। अब होता क्या है, ये सीबम क्या है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट जो है ये आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर सीबम सिक्रीट ना हो तो आपको माइट भी जो है वो मसला पैदा हो जाएंगे, किसके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके मुंह पे दाने जो है वो, जिन देखा गया है कि जिनकी स्किन पे बहुत कम जो है सीबम प्रोडक्शन होती है, उनको दाने वगैरह जो है वो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो निकलते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का जो है कहने के इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। तो हमने अभी तक जो है वो चार चीज़ें, जो चार एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने बॉडी के अंदर देख ली हैं। फर्स्ट वन इज़ लिवर, सेकंड वन इज़ किडनी, थर्ड वन इज़ द सेबेशियस ग्लैंड एंड फोर्थ वन इज़ द कह लें कि जो आपका स्वेट ग्लैंड है। अब ये स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड ये दोनों ही एक ऑर्गन में मौजूद हैं विच इज योर स्किन। आपको पता है कि स्किन ही प्रोड्यूस कर रही होती है स्वेट, और स्किन से ही आपकी सीबम की प्रोडक्शन होती है। लेकिन स्किन को फिर भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं बोलते। स्किन इज मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। क्यों नहीं अब इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते? क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को सक्रीट नहीं कर रहा।
इसके साथ साथ वेरियस नाइट्रोजिनस जो है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसमें यूरिया है, ठीक है, जो लिवर से पैदा होता है, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। उसके साथ साथ जो है वो यूरिया सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? इन द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल, ठीक है, ये यूरिया साइकिल के थ्रू जो है वो यूरिया सिक्रीट होता है। अब यूरिया साइकिल जो है वो पीछे उसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई थी, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जब ये आएगा उसी वक्त ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलते हैं यूरिया साइकिल में कि व्हाट इज यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पर, सॉरी, तो यूरिया साइकिल में बेसिकली दो अमोनिया के जो है वो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और इससे जो है वो यूरिया बनता है। कैसे बनता है? ऑर्निथीन जो है वो अटैच होती है विद द अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वन कार्बन डाइऑक्साइड मीट विद अमोनिया, ये अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन। क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज द यूनियन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है किसके साथ? अमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथीन, तो इससे जो पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है विच इज सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन के साथ जब एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल अटैच होता है तो इससे क्या बनता है? आर्जिनो सक्सीनेट। तो आर्जिनो सक्सीनेट से आगे हमें क्या मिलती है? आर्जिनिन। आर्जिनिन किससे क्या है कि एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज आर्जिनेज। तो आर्जिनिन को जो है वो आर्जिनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया, और बाकी की जो आर्जिनिन है विच इज कन्वर्टेड इनटू ornithine, and this ornithine again combined with ammonia and carbon dioxide. Yeah, this ornithine in presence of ammonia and carbon dioxide makes citrulline. So in this way, this cycle continues. So that is the urea cycle which also occurring in our body. तो ये यूरिया साइकिल हमारी बॉडी के अंदर बल्कि लिवर के अंदर जो है ये चल रहा होता है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर यूरिया साइकिल को थोड़ा सा डिफाइन भी किया गया है, ये यहाँ से। Two ammonia and one carbon dioxide molecule are shunted into cycle to generate one molecule of urea. ये वो चीज़ बता रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूरिया साइकिल। तो वन अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑलरेडी इन प्रेजेंस ऑफ प्रिकर्सर ऑर्निथीन, ये मैं सारा बता चुका हूँ, टू फॉर्म सिट्रुलिन। और इसके साथ साथ जो है अमोनिया कंबाइन करता है, क्या करता है? बनाता है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन को एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है, ये स्प्लिट कर देता है, यानी एंजाइम का नाम मैंने क्या बताया था? आर्जिनेज। और इससे क्या बनता है? यूरिया। और इसके साथ साथ ऑर्निथिन भी बनता है, और ये ऑर्निथिन मैंने आपको बताया था आगे जो है वो फिर दोबारा जाके अटैच हो जाता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो यहाँ पर हम थोड़े से मेजर फंक्शन दे सकते हैं, देख लेते हैं लिवर के, सब मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। तो लिवर के जो फंक्शन है इसमें जो हम इसको कुछ मेजर जो है फंक्शन में जो है वो डिवाइड करते हैं। विच फर्स्ट वन इज सिंथेसिस, कुछ चीज़ें बनाता है। स्टोरेज, कुछ चीज़ें स्टोर करता है। कन्वर्जन, कुछ चीज़ों की कन्वर्जन करता है। रिसाइकलिंग करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। द फर्स्ट वन इज द सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या करता है? नाइट्रोजनस वेज प्रोडक्ट जिसमें आपका जो है वो अमोनिया है, NH3, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इसके साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनकी सिंथेसिस भी करता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है एंड एल्ब्यूमिन वगैरह। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये आगे किडनीज के साथ वाटर के साथ डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, जबकि जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रम्बिन, ये बेसिकली सारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ये दोनों जो हैं। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग है और मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। और इसमें जो एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या था? ब्लड क्लॉटिंग। वेयर एज फाइब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? इनका जो है ये ब्लड का ऑस्मोसिस, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। फिर बाइल प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था कि लिवर के अंदर जब आरबीसी ब्रेक डाउन करते हैं, रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन करते हैं, तो इससे
बाइल पैदा होता है, जिसको मैंने बताया था, जिसमें बिलीरुबिन पैदा होता है। तो बिलीरुबिन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन साइड द बाइल। अब बाइल का फंक्शन क्या है? बेसिकली एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एमल्सिफिकेशन क्या होता है कि फैट के जो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इसका क्या है कि लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, कोलेस्टेरॉल एंड लिपोप्रोटीन्स, जो का बॉडी की जो है बाकी फंक्शंस जिसमें ब्लड केमिस्ट्री है, एनर्जी है और सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस है, इनके लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। स्टोरेज में क्या है, हमारा लिवर जो है वो आयरन को स्टोर करता है। इसलिए कहते हैं कि जो है वो कॉमन बात जो है वो कि एनिमल्स की जो है वो लिवर खाना चाहिए, खासकर ये गोट लिवर यानी बकरी का जो कलेजी है। फिर ये इसमें जो है जिसको आप बुल कहते हैं, इसका जो है लिवर लोग खाते हैं, यानी जो बड़े गोश्त के अंदर जो लिवर है यानी बड़े जानवर के अंदर। तो इनके लिवर जितने हलाल जानवर है, कहते हैं जी इनके लिवर खाओ। अगर किसी को खून की कमी होती है, डॉक्टर कहता है जी के लिवर खाएं, यानी उसके लिए बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, उसके आयरन की जो है प्रोवाइड करना होता है। आयरन की अगर किसी को कमी हो जाए, ताकत की कमी के लिए भी जो है ये लिवर यानी जिसको आप कलेजी भी कहते हैं, कलेजी खाई जाती है। लेकिन अब जो बात है कि मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी, ये सारी लिवर के अंदर मौजूद होती हैं। जिस टाइम एनिमल की डेथ होती है या आप उसको ज़बह करते हैं, और उसके बाद ये लिवर सेल्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लिवर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक जो है वो चीज़ें स्टोर भी हुई होती हैं। तो इसका क्या है, स्टोरेज में आप आयरन जो है स्टोर करता है। आयरन आपको पता ही है इसका फंक्शन क्या है। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके साथ साथ लिवर के अंदर ग्लाइकोजन भी जो है वो स्टोर हुई होती है, जिसको आप एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार, विच इज बेसिकली एनर्जी रिजर्व. And the process of conversion, there are a lot of conversion process which are done by liver. So the first conversion is the excess glucose in blood to glycogen. You are already aware that excess glucose in the blood is converted into glycogen. Although ये काम जो है वो हमारी जो पेनक्रियाज है वो भी करती है, तो उसमें पेनक्रियास में जो इंसुलिन है, इंसुलिन का भी यही काम होता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है इनटू ग्लाइकोजन एंड देन स्टोर देम इनटू मसल्स एंड लिवर, ठीक है। तो इंसुलिन भी क्या करती है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को स्टोर कर देती है इनटू लिवर एंड मसल। तो लिवर भी जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन। इसके अलावा इसके अलावा लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड जो एक्सेस लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर होगा उसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लाइकोजन को अपने अंदर स्टोर रखेगा बाद में टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। आपको पता है जब ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी कहाँ से जो है ग्लूकोज निकालती है? ये जो एक्सेस ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है किसमें? इनटू द लिवर एंड इन मसल्स, इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देती है बैक इनटू द ग्लूकोज। एंड ये प्रोसेस जो है ये लिवर भी करता है। इसके साथ साथ जो पेनक्रियास का दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये काम ग्लूकागॉन भी करता है। तो बेसिकली सारा एनर्जी स्टोरेज और इसकी यूज से रिलेशन है इसका। रिसाइकलिंग, कुछ चीज़ों की रिसाइकलिंग भी करता है लिवर। कैसे? मैंने आपको बताया था कि हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल जो है उनको तोड़ता है। तो कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल एग्जांपल आयरन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इनको रिसाइकल करता है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज के लिए। फिर उसके बाद इसका जो एक और इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनमें से जो सबसे बड़ा फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन है। हमारी बॉडी के अंदर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कौन करता है? लिवर करता है। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड, ड्रग्स वगैरह, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है कौन? लिवर करता है। और इसी तरह ये किडनीज की हेल्प करता है टू डिस्पोज ऑफ द टॉक्सिन।
तो इस तरह टॉक्सिन को बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो ये सारा काम जो है ये लिवर का है। तो आप देख लें कि इतने इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन लिवर परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह अगर लिवर की फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाए, ठीक है, हेपाटिक जो है वो इसके अंदर जो सेल्स हैं हेपाटोसाइट्स जो हैं वो ख़राब हो जाए, या उनके अंदर कोई मसला हो जाए, या इसको कोई वायरस का अटैक हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, तो इसलिए जो है ये इंसान की जो है वो डेथ भी हो सकती है, लिवर डैमेज। एक और चीज़ जो लिवर के बारे में आपको बताता चलूँ, लिवर एक जो है सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन है। अगर आप इसका छोटा सा हिस्सा काट देंगे तो ये रीजनरेट कर जाएगा। तो लिवर जो है सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, किडनीज को असिस्ट भी करता है, यानी किडनीज की हेल्प भी करता है इनकी डिस्पोजल के लिए, इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे जो होम्योस्टैटिक फंक्शन जो इम्पोर्टेंट जो है परफॉर्म करता है, जो सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वेयन, रिसाइकलिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी यूरिया की डेफिनेशन आ रही है। यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म विच इज यूरिया। बोथ आर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं दोनों। तो अमोनिया चूँकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसको हम थोड़ी देर के लिए भी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है एक मैकेनिज़्म रखा है कि जैसे ही अमोनिया पैदा होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल इनटू यूरिया। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक, ऑल्दो यूरिया इज़ टॉक्सिक बट इज़ वेरी मच लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया। और इसके अलावा क्या है, यूरिया ऑल्सो रिक्वायर्ड वेरी लो वाटर फॉर इट्स डिस्पोजल थ्रू द किडनीज। तो यूरिया को कम पानी चाहिए होता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे किडनीज को। तो यूरिया जो है वो ग्रेटर अमाउंट में जो है वो निकाला जा सकता है बॉडी में से एज कम्पेयर टू अमोनिया, एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द अमोनिया। अब इसके बाद यूरिनरी सिस्टम पे आते हैं। यूरिनरी सिस्टम बड़ा ही फेमस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, और आपको पता है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं और इसके कंपोनेंट में हम चलते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम आल्सो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जो है ये आता है। तो इसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट देखते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट इनके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसके अंदर हमारे पास किडनीज हैं। तो किडनीज जो है एब्डोमेन में जो है पाए जाते हैं, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड में। किडनीज के साथ दो नालियाँ हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से नीचे लेकर आते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज यूरेटर्स। और यूरेटर्स कहाँ पर आके जो एम्प्टी होती हैं इनटू द ब्लैडर, जिसको आप मसाना भी बोलते हैं। और ब्लैडर, ये जो मसाना होता है, जब आपको जो है यूरिन की जो अर्ज हो रहा होता है, व्हेन यू फील अर्ज फॉर यूरिन, you sometime you feel that something is bloating inside your abdomen, यानी आपके पेट के अंदर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा फूल रही है जब आपको यूरिन करना होता है। एक्चुअली दिस इज़ योर यूरिनरी ब्लैडर। तो जब ये फिल अप होता है तो ये क्या है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसके साथ नर्व्स अटैच हुई होती हैं जिनको एक्टिवेट करता है। वो नर्व्स जो है आपके ब्रेन को मैसेज देती हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर यूरिनेशन, यानी कि अब ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। So this is the third most component of urinary system, and the fourth one is the urethra। तो यहाँ पर आ जाए, आपको ये एक नाली नज़र आएगी, दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा, और इसके बाहर वाली जो ओपनिंग है इसको एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस बोलेंगे। तो यूरिथ्रा जो है ये एम्प्टी होती है इनटू द पीनस इन मेल। मेल के अंदर जो पीनस होता है, द मेल जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन, ये पीनस पे जो है वो एंड पीनस के अंदर से रन होती हुई एंड हो जाती है पीनस के एंड पे, या फिर यहाँ पे वेजिना इन द फीमेल। से यहाँ पर जाकर ये फीमेल हो तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो ये वेजिना के पास, क्लिटोरिस के पास जो है, ये वेजिना पर क्लिटोरिस के पास जो है ये यूरिथ्रा एंड हो जाती है। और यूरिथ्रल ऑरिफाइस जो सुराख होता है जिससे यूरिन बाहर आता है, ये इसका एंड होता है। तो क्या इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सबकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं।
ये डक्ट्स वगैरह जो भी हैं ये सारी जो है ये डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अभी यहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नेफ्रॉन पे होगा। हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन, इट इज़ बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर हम किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को देखेंगे तो हम उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये आप किडनी की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अभी हम पहले किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर हम नेफ्रॉन की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे स्टूडेंट्स या जो भी जो हैं लोग बाहर से जो हैं ये मेरे चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं इस काम को मज़ीद जो है वो मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं इस काम को जो है मज़ीद जारी रख सकूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।